नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विश्व के प्रमुख पर्वत यानी कि आरएस प्री में जो हमारे विश्व का भूगोल है, विश्व के भूगोल के कुछ टॉपिक हमें आरएस प्री में पूछे जाने वाले और उसी के अकॉर्डिंग आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम विश्व के प्रमुख पर्वत के रूप में जानते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आरएस प्री में विश्व के भूगोल में हमारे सिलेबस में क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम किस तरह से कम समय में अधिक से अधिक अध्ययन करके अधिक से अधिक परीक्षा में प्रश्न सही कर हम सेलेक्ट कैसे हो, इसी रणनीति को लेके एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए लेके आया है। यह एक विश्व भूगोल की एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक वाइज तैयार करेंगे और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी पर विस्तार से बात भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत आरएस प्री में हमारे सिलेबस में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है प्रमुख स्थल आकृतियां, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, 4 स्थल आकृतियां हैं। दूसरा है प्रमुख नदियां और झीलें हैं। तीसरा कृषि के प्रकार हैं। चौथा विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। और पांचवा पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जिसमें मरुस्थलीकरण है, वन उन्मूलन है, जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है और ओजोन अवक्षय यानी कि ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम जो है आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से नियमित रूप से डेली 1 घंटा जो है इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन पर बात करेंगे और एक एक टॉपिक को हम इतने अच्छे से तैयार करेंगे कि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न किससे भी पूछ ले तो हमारा गलत नहीं हो। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि यह समझिए कि 1 घंटे में हम एक टॉपिक को पूरा करेंगे। तो यह 5 से 7 घंटे का जो टॉपिक है, 5 से 7 घंटे में हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से तैयार कर लेंगे कि कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं होगा। और इसी सोच को रखते हुए, इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम अपने आज के इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है विश्व के प्रमुख पर्वत, जिसमें विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनमें कौन कौन से पर्वत हैं, उन पर्वतों को किस तरीके से हमें पूछा जा सकता है, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना, उसके बाद ऑप्शन को देखना और उसके बाद सही जवाब देने की कोशिश करना। निश्चित रूप से यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और आपके जिन्होंने भी इसके बारे में नहीं भी पढ़ा है उनको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से पर्वतों के प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से हर्शियन हलचल का परिणाम नहीं है। ए टिएसान पर्वत, अल्ताइसान पर्वत, बी पेनाइन पर्वत, यूराल पर्वत, सी ब्लैक फॉरेस्ट वॉसेस पर्वत, डी लॉरेंसियन स्कैंडेनिया पर्वत। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा एक युग्म है जो हर्शियन हलचल का परिणाम नहीं है। अब देखिए, पहले इसको पूरे को अच्छे से समझना कि हर्शियन हलचल है क्या। तो जब हम पृथ्वी के पर पर्वतों के निर्माणकारी हलचल यानी कि कालक्रम के अनुसार बात करते हैं तो पृथ्वी पर 4 जो है पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई है। पहला समझना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है यानी कि लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व, से लगाकर वर्तमान तक जो है
4 प्रकार की पर्वतकारी हलचल हुई है, जिसमें सबसे पहले हलचल चंडियन हलचल कहलाती है। दूसरी कैलिडोनियन हलचल। तीसरी हर्षिनियन हलचल। और चौथी इन 4 हलचलों में अलग अलग समय में पर्वतों का निर्माण हुआ। अब हमें पूछा गया है कि हर्षिनियन हलचल का परिणाम नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा पर्वतीय क्षेत्र युग्म है जिसकी उत्पत्ति हर्षियन हलचल से नहीं हुई। अब इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए यहां आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है यह कहलाता है आद्य महाकल्प। 57.5 करोड़ वर्ष से पूर्व से लगाकर 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व का समय यह कहलाता है पूरा जीवी महाकल्प। 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है यह कहलाता है मध्यजीवी महाकल्प। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व का काल कहलाता है नवजीवी महाकल्प। और 20 लाख वर्ष पूर्व से लगाकर वर्तमान का जो कालखंड कहलाता है उसे हम नूतन महाकल्प हिंदी में है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा, यहाँ पेलियोजोइक एरा, यहाँ मीसोजोइक एरा, यहाँ साइनोजोइक एरा और यहाँ नियोजोइक एरा। अब इसको आद्य महाकल्प जो प्री पेलियोजोइक एरा था या एजोइक एरा कहते हैं, इसे प्राथमिक युग कहा जाता है क्योंकि इस समय जीवन की उत्पत्ति यानी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इसे पूर्व प्राथमिक। पूरा जीवी महाकल्प जिसे हम पेलियोजोइक एरा कहते हैं, पेलियोजोइक एरा में जीव की उत्पत्ति होने के कारण इसे प्राथमिक युग कहा जाता है। मीसोजोइक एरा को द्वितीयक युग, साइनोजोइक एरा को तृतीयक युग यानी कि टर्सरी काल के रूप में हम लोग जानते हैं और नियोजोइक एरा को चतुर्थक युग की संज्ञा दी गई। अब समझना यहां से कि पूर्व प्राथमिक युग जो आद्य महाकल्प था, इसके प्री कैम्ब्रियन काल से पुराजीवी महाकल्प यानी कि प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल, इन दोनों कालखंड के मध्य 40 करोड़ वर्ष पहले, अब समझना 40 करोड़ वर्ष पहले जो हलचल हुई उसे क्या कहा गया? चर्नियन हलचल कहा गया। और इसमें किसकी उत्पत्ति हुई? अरावली और लॉरेंसियन पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वतों के नाम से जानते हैं। जब हम अरावली की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आद्य महाकाल पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब अरावली और लॉरेंसियन पर्वत, अरावली जो कि हमारे राजस्थान में नहीं भारत में है, लॉरेंसियन पर्वत जो कि कहां पर है? यूएसए में। इन दोनों पर्वतों की उत्पत्ति जो है कौन से? चर्नियन हलचल में हुई। उसके बाद दूसरा 32 करोड़ वर्ष पूर्व कैलिडोनियन हलचल हुई। कौन सी? कैलिडोनियन। कैलिडोनियन हलचल में स्कैंडिनेवियन पर्वत, यूकॉन और अपलेशियन पर्वत। स्कैंडिनेविया पर्वत जो है यह यूरोप में है और अपलेशियन पर्वत यह यूएसए में। अब इसके बाद जो है हम हर्शियन को छोड़ देते हैं। 22 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, इसे हम हर्शियन कहते हैं। और हर्शियन में यूराल पर्वत है, सेंट्रल मैसिव है, अपने हॉर्ज पर्वत है, कई पर्वतों का जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, ये जितने भी पर्वत हैं उन सब का जो है निर्माण हर्शियन कालखंड में हुआ। और उसके बाद तृतीय युग यानी 3 करोड़ वर्ष पूर्व अल्पाइन हलचल हुई,
जिसमें अल्पाइन श्रेणी के पर्वत बने, जिसमें ओल्पस पर्वत है जो कि यूरोप में है, हिमालय पर्वत जो कि एशिया में है, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो विश्व के सबसे लंबे और सबसे ऊंचे पर्वत हैं वह सब अल्पाइन हलचल से संबंधित है। तो अब आपको यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वह सामान्यतः हलचल के संबंध में पूछा जाएगा कि किस हलचल से कौन से पर्वत। अब याद यही रखना है कि अरावली और लॉरेंशियन पर्वत यहां सबसे पहले बने, यानी विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली। उसके बाद जितने भी हैं स्कैंडिनेवियन, यूकॉन और अपलेशियन, यहां तीनों कैलिडोनियन, और उसके बाद अल्पाइन के आपको याद रखने हैं। तो शेष जितने भी पर्वत मुख्य आपको मिलेंगे वह किस कालखंड के मिलेंगे, हर्शियन के। तो अब देखिए प्रश्न में हम प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से हर्शियन हलचल का परिणाम नहीं है। तो देखिए लॉरेंशियन पर्वत जो है यहां चर्नियन हलचल का परिणाम है और स्कैंडिनेविया यहां कैलिडोनियन हलचल का परिणाम है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। ये दोनों ऐसे पर्वत हैं जो कि हर्शियन हलचल से संबंधित नहीं है। जबकि देखिए टिएसान का पर्वत जो कि कहां पर है, चीन में है। टिएसान पर्वत चीन में, यहां हर्शियन हलचल का परिणाम है। अल्ताई शान पर्वत यहां मंगोलिया में है, यहां भी हर्शियन हलचल का परिणाम है। पेनाइन पर्वत यहां ग्रेट ब्रिटेन में है। यूराल पर्वत जो कि रूस में है, यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करता है। ब्लैक फॉरेस्ट यहां जर्मनी में है। वॉशेज पर्वत यहां भी जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर है। तो ये जितने भी पर्वत हैं यहां सभी जो है हर्शियन हलचल का परिणाम है। तो अब आपको केवल ये पता होना चाहिए कि अल्पाइन श्रेणी के पर्वत जो है वह हर्शियन हलचल के नहीं होंगे, जो चर्नियन हलचल के हैं जिसमें अरावली और लॉरेंशियन नहीं होंगे, और कैलिडोनियन हलचल वाले कौन से, यह सब आपको जो है पृथ्वी की निर्माणकारी हलचल या कालक्रम के अनुसार। अब सबसे पहले कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, चर्नियन, इसलिए विश्व के सबसे प्राचीन, और सबसे बाद में किसका हुआ, अल्पाइन श्रेणी के। तो अल्पाइन श्रेणी के जितने भी पर्वत हैं उन्हें हम नवीन पर्वत कहते हैं, और जो चर्नियन है, कैलिडोनियन है, हर्शियन काल के पर्वत हैं उन्हें हम जो हर्शिनियन काल के जो पर्वत हैं उन्हें हम प्राचीन पर्वतों में गणना करते हैं या प्राचीन पर्वत मानते हैं। अब आपको कालक्रम के अनुसार भी यदि पर्वतों का क्रम पूछा जाए तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि यह सभी पर्वत जो है प्राचीन जो है, यहां तक के यहां सभी जो है कैसे होंगे, प्राचीन, और ये सभी जो है कैसे आएंगे, नवीन। और अल्पाइन श्रेणी के जो पर्वत हैं वो अधिकांश पर्वत क्या है, नवीन वलित पर्वत हैं। यह सभी नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें पर्वत निर्माणकारी हलचल के आधार पे प्रश्न पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जा सकता है, क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भ्रंशोत पर्वत का सही युग्म है। भ्रंशोत पर्वत का सही युग्म है, ए एटलस ऑल्पस, बी शाइस्ताहुड माउंट मैपारिंग, सी अरावली सतपुड़ा, डी ब्लैक फॉरेस्ट सियरा नेवादा। अब आपको बताना है कि भ्रंशोत पर्वत का सही युग्म कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें भ्रंशोत पर्वत के बारे में पता होना चाहिए कि पर्वत जो कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, और उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा भ्रंशोत पर्वत है, कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा संग्रहित पर्वत है, तो कौन सा घर्षित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो इसको भी समझने की कोशिश करें। देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं वलित पर्वत की। अब देखिए यहां सब जो है पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया है कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है। यदि वलन की क्रिया से हुआ है तो वलित पर्वत, भ्रंशन की क्रिया से हुआ है तो भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है तो संग्रहित पर्वत, और घर्षण के कारण जो अवशिष्ट पर्वत बने तो उन्हें हम घर्षित पर्वत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो हमें वलित पर्वत को समझना है कि वलित पर्वत क्या होते हैं। कि जब दो प्लेटों में एक दूसरे की ओर गति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी गति, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है। अब यहां महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं, महासागरीय महासागरीय प्लेटें हो सकती हैं, महाद्वीप महासागरीय प्लेटें हो सकती है। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, अब समझना, जब यहां एक दूसरे की ओर आती है तो कौन सा बल उत्पन्न होगा, संपीड़न बल उत्पन्न होगा, कंप्रेस होंगे दोनों, कंप्रेशन फोर्स एक्टिव होगा। और जब कंप्रेशन फोर्स संपीड़न बल एक्टिव होगा तो कौन सी क्रिया होगी, वलन की क्रिया होगी, जिसे हम कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन, मोड़दार पर्वत। वलन की क्रिया से जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, वलित पर्वत। अब देखिए विश्व में वलित पर्वत कौन कौन से हैं, तो देखिए हिमालय पर्वत, अरावली, एटलस, ऑल्पस, रॉकी, एंडीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी जो है वलित पर्वत है। अब वलित में भी दो प्रकार के, एक प्राचीन वलित पर्वत है, एक नवीन वलित पर्वत है। अब प्राचीन वलित पर्वत का मतलब है जिनका निर्माण अल्पाइन श्रेणी से पहले हो चुका है। तो अल्पाइन श्रेणी में जैसे हिमालय है, एटलस है, ऑल्पस है, रॉकी है, एंडीज है, ग्रेट, यह सभी नवीन है। अरावली है, यूराल पर्वत जो है, यह सभी प्राचीन पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया एक तो। इसके बाद दूसरा होता है भ्रंशोत पर्वत, जिन्हें हम ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं। भ्रंशोत पर्वत को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। अब देखिए ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं कि जब प्लेटों में कौन सी गति होती है, अपसारी। अपसारी का मतलब है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, और जब एक दूसरे से दूर हटती है तो उनमें तनाव मूलक बल, टेंशन फोर्स जो है वह एक्टिव होता है, तनाव मूलक बल होता है। और तनाव मूलक बल के कारण जो है दरारें पड़ जाती है, भ्रंशन होता है। कौन सी क्रिया होती है, भ्रंशन। और भ्रंशन से जो पर्वतों का निर्माण होता है, प्लेटों की दरारों के किनारे या तो उनमें उठाव होगा या उनमें धसाव होगा। उठाव या धसाव से भ्रंशन के कारण जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अब देखिए विश्व में भ्रंशोत पर्वत के जो उदाहरण हैं उसमें एक तो है ब्लैक फॉरेस्ट, एक है सॉल्ट रेंज, एक है सियरा नेवेदा, सतपुड़ा। ये जो पर्वत हैं यह सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ब्लॉक पर्वत में। इसी तरह से हॉर्स पर्वत भी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होते हैं। तीसरे होते हैं संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत का मतलब है कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण छिद्र उद्गार से जब लावा काफी ऊंचाई तक जाकर जमता है तो उससे जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। लावा के संग्रहण से बने हुए होते हैं, जिसमें फ्यूजियामा जो कि कहां पर है, जापान में है, विसुवियस इटली में है, केन्या पर्वत केन्या में है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया और केन्या की सीमा पर है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट मैपारी इंडोनेशिया में है, मेयोन माउंट मेयोन के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में है, कोटोपैक्सी यहाँ इक्वेडोर में है, चिम्बारोजी यहाँ भी इक्वेडोर में है, एटेना यहाँ इटली। यानी कि जो भी ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं वह सभी कैसे होते हैं, संग्रहित पर्वत होते हैं। जैसे भारत में हम बात करते हैं, नारकोंडम द्वीप है, नाम सुना होगा, जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार में, भारत का एकमात्र शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्योंकि हमें भारत की ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं ज्वालामुखी पर्वत के रूप में, क्योंकि वहां पर भी पर्वत है हमारे। और इसके बाद आते हैं घर्षित पर्वत। घर्षित का मतलब होता है
कि बहिर्जात बल जैसे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, उन फोर्स के कारण, जिसमें अपर्दन है, अपक्षरण है, आनाच्छादन है, यानी कि वेदरिंग है, डेन्यूडेशन है, तो उनके कारण जो है क्या होते हैं, जो पर्वत जो अपनी मूल स्थिति थी जब उनकी उत्पत्ति हुई थी, अब वह उस स्थिति में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका तात्पर्य है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई थी उस समय उनकी ऊंचाई ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी ऊंचाई में कमी होगी, अब वे अपने मूल रूप में नहीं है। उन्हें हम घर्षित पर्वत कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है अरावली का। ये कई बार प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत है? तो ध्यान रखना, अरावली जो है यह प्राचीन वलित पर्वत भी है, तो साथ साथ यह एक अवशिष्ट पर्वत भी है। दूसरा विंध्याचल है, जो कि एक तरह से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भी माना जाता है। सतपुड़ा, जो कि भारत में ब्लॉक पर्वत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह से पर्वत निर्माण कार्य प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों के कई प्रकार हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से वलित पर्वत, जिन्हें मोड़दार पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, संग्रहित पर्वत और घर्षित पर्वत है। इनमें से हमारे प्रश्न के अनुसार हम बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से ब्रंसोत पर्वत का सही युग्म है। अब एटलस और ऑल्पस की बात करें तो यहां नवीन वलित पर्वत है। तो एटलस और ऑल्पस नवीन वलित पर्वत है। क्लियर? इसके बाद देखिए, शाइस्ताहुड और माउंट मैपारी, यहां संग्रहित पर्वत है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। अरावली और सतपुड़ा, अरावली जो है और सतपुड़ा यहां घर्षित पर्वत के उदाहरण है। तो शेष कौन से बचे? ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा, यहां किसके उदाहरण हैं? यहां ब्रंसोत पर्वत, ब्लॉक पर्वत के क्या है? उदाहरण है। तो इस तरह से हमें पर्वतों के निर्माण के आधार पे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से पर्वत है, एग्जाम्पल हमसे पूछे जाने की संभावनाएं, जिनके बारे में हमने चर्चा की। और मुख्य रूप से, विशेष रूप से एग्जाम में जो पूछे जाने वाले पर्वत है, यह वे ही पर्वत है जो सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं। तो इस तरह से हमें दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, एक तो पर्वत निर्माणकारी हलचल के आधार पर और एक पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर। क्लियर हो चुका है? अब इसमें आप कहेंगे एटलस पर्वत। देखिए, एटलस पर्वत जो है यहां मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, अफ्रीका महाद्वीप में, जबकि ऑल्पस पर्वत यहां फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर यूरोप में है। शाइस्ताहुड यहां ज्वालामुखी पर्वत यूएसए में है, जबकि माउंट मैपारी जो है यहां इंडोनेशिया में है। अरावली भारत में है, सतपुड़ा यह भी भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट यहां जर्मनी में है और सियरा नेवादा यहां यूएसए में। तो इस तरह से हमें दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, या तो पर्वत का नाम दिया जाएगा और आपसे देश पूछेगा जो कि हम महाद्वीपों के अंतर्गत पढ़ते हैं, और दूसरा हमें पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, किस हलचल से हुआ है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है? देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है। चार पर्वत दे रखे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का या ओसेनिया का भाग है। ए ऑल्पस पर्वत, बी क्वीन मोड पर्वत, सी
दक्षिणी ओल्पस पर्वत, डी ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। अब यहां पे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले ओल्पस। ओल्पस पर्वत यहां यूरोप में है। कहां पर है? जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। दूसरा क्वीन मोड पर्वत यहां अंटार्कटिक महाद्वीप में है। दक्षिणी ओल्पस यहां न्यूजीलैंड में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत यहां दक्षिण अफ्रीका में है। अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी उसमें शामिल आता है। तो इसीलिए ओशिनिया का जो है वह कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, दक्षिणी ओल्पस जो है यह न्यूजीलैंड, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। दक्षिणी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है, जिसे हम दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप कहते हैं, दक्षिणी न्यूजीलैंड में यहां स्थित है। और यहां जो माउंट कुक है यहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। यह भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वह माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई 3724 मीटर है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। तो यदि आपसे ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया की पूछी जाती है तो सबसे ऊंची कौन सी होगी? माउंट कुक होगी। और ऑस्ट्रेलिया की पूछी जाती है तो माउंट कोसियुस्को होगी। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है या किस महाद्वीप का भाग है या नहीं है। इसीलिए हमें जितने भी महाद्वीप है उन महाद्वीपों में जो भी प्रमुख पर्वत है और उनकी ऊंची चोटियां, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष रूप से। तो यदि हम देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब हम बात करते हैं तो जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे इस तरह से फैली हुई है, जो कि तस्मानिया तक है। और इसमें यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कोसियुस्को। और यहां जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जबकि यहां जो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का यह जो दक्षिणी द्वीप है यहां पर यह जो पर्वत है इसे कहा जाता है दक्षिणी ओल्पस। और दक्षिणी ओल्पस की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि ऑस्ट्रेलिया से यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य रूप से दो ही पर्वत पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और दूसरा पूछा जाता है दक्षिणी ओल्पस, क्योंकि ओल्पस पर्वत यूरोप में, और अब ध्यान रखना न्यूजीलैंड को हम दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन भी किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। तो ओल्पस पर्वत यूरोप में है, तो दक्षिणी ओल्पस कहां पर है? न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है, यहां उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, और यहां न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है। क्लियर हो चुका होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो मुख्य पर्वत पूछे जाते हैं, इनमें यहां दो पर्वत विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और दूसरा पूछा जाता है दक्षिणी ओल्पस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूरब से पश्चिम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बी एंडीज पर्वतमाला, सी रॉकी पर्वत श्रृंखला, डी हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए, हम विश्व की पर्वतमालाओं की बात करते हैं, तो विश्व की जितनी भी लंबी और ऊंची पर्वतमालाएं, यह सभी नवीन वलित पर्वतमालाएं। तो यह ध्यान रखना, यह सभी जो है कैसी हैं? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, और इन सब का जो निर्माण है वह किसमें हुआ है? अल्पाइन हलचल कब हुई थी? टरसरी काल में। अब देखिए, इसमें पूछा गया है पूरब से पश्चिम। अब एक एक को लेके हम बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण है। एंडीज पर्वत यहां दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण स्थित है। रॉकी पर्वत यहां उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण है। अब पीछे कौन सा रहा है? हिमालय। यहां भारत में पूरब से पश्चिम लगभग 2500 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है पूरब से पश्चिम सबसे लंबी, तो ध्यान रखना पूरब से पश्चिम सबसे लंबी कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है, जो कि भारत में है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहां पर है? नेपाल में। यही बात करें रॉकी पर्वत, रॉकी की यदि बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो कि कहां पर है? यूएसए में। एंडीज की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ, जो कि कहां पर है?
चिली में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहा जाता है कोसियुस्को, जो कि कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से हमें कौन सी लंबी, देखिए विश्व की सबसे लंबी है एंडीज पर्वतमाला, दूसरी है रॉकी पर्वतमाला, तीसरी जो है हम हिमालय या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पूरब से पश्चिम जो पूछी जाएगी तो सबसे लंबी कौन सी है, वह हिमालय पर्वतमाला है। तो इस तरह से हमें लंबाई के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ऊंचाई के आधार पर पूछे जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह है हिमालय। लेकिन यदि एशिया के बाहर पूछा जाता है तो एशिया के बाहर सबसे ऊंची कौन सी है, एशिया के बाहर सबसे ऊंची जो है छोटी है एकांकगुआ, और सबसे ऊंची पर्वतमाला है वह है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण विस्तृत विश्व की सबसे लंबी, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। क्लियर। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ए माउंट मैकिनले अलास्का, बी माउंट एकांकगुआ चिली, सी माउंट कुक ऑस्ट्रेलिया, डी माउंट टुपकले मोरक्को। अब आपको यह बताना है कि कौन सी पर्वत चोटी किस देश में है या किस क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट मैकिनले। यहां अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर है, अलास्का में। यह किसकी है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग है अलास्का श्रेणी, और यह अलास्का श्रेणी का भाग है और किस देश का है, यूएसए का यह भाग है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और इसी अलास्का श्रेणी की जो माउंट मैकिनले है, इसका नया नाम कर दिया गया है माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, एक ही है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए माउंट एकांकगुआ चिली, यहां एंडीज श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है। तो यहां भी क्या है, सही है। फिर है माउंट कुक, यहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कहां पर है, दक्षिणी न्यूजीलैंड में है। किस देश में है, तो न्यूजीलैंड में यह है, इसलिए यह असुमेलित युग्म है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसियुस्को। यहां महाद्वीप को नहीं पूछा गया है, यह ध्यान रखना, इसमें देश को पूछा गया है या किस देश या किसी क्षेत्र में वह स्थित है। और माउंट टुबकले यहां मोरक्को में है, और यहां एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अफ्रीका में है। कहां पर है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि मोरक्को में भूकंप के कारण जो है 2000 से अधिक लोगों को जो है, अधिक लोगों की मौत हुई है। इसीलिए यह जो है मोरक्को है, टुबकले है, माउंट एटलस है, या जिब्राल्टर जल संधि है, यह विशेष रूप से आप पढ़ के जाना, चर्चित क्षेत्रों में से पूछे जाते हैं। यह करंट के प्रश्न के आधार पर पूछे जा सकते हैं कि माउंट टुबकले या मोरक्को में है। यह एटलस पर्वत की अफ्रीका की नहीं है, यह ध्यान रखना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, लेकिन एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट टुबकले। तो इस तरह से हमें पर्वतों की चोटियां और उनका संबंध किस देश या किस क्षेत्र से है, उसको लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अब यहां देखिए, यहां जो है दक्षिण अमेरिका, और इस तरह से जो है यहां पर्वत श्रेणी है, इसे कहा जाता है एंडीज पर्वत। यहां कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वहां है एकांकगुआ, जो कि कहां पर है? चिली में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एकांकगुआ एशिया के बाहर, यानी कि नॉन एशियाई कंट्रीज है, एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। इसी तरह से आप इक्वेडोर में जाएंगे तो यहां पर आपको एक तो मिलेगी कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी, और दूसरी है चिंबारेजी। यहां दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत है, यह ध्यान रखना, ज्वालामुखी पर्वत के रूप में, संग्रहित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए हमें हर महाद्वीप में हर एक पर्वत की स्थिति पता होनी चाहिए कि वह किस तट के सहारे स्थित है, पूर्वी तट है या पश्चिमी तट। क्योंकि जब हम मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे या जब हम पठारों का अध्ययन करेंगे तो ये पर्वत श्रृंखलाएं बहुत आपसे पूछी जाती है। जैसे अंतरा पर्वतीय पठार कौन से हैं, गिरिपादीय पठार कौन कौन से हैं, तो उनमें हमें यहीं से ही पता चलेगा कि किस पर्वत के सहारे कौन सा पठार है। यदि मैं आपको बात करूं दक्षिण अमेरिका का, तो दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना में जो पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है, यहीं पर आप जाएंगे तो बोलिविया का पठार है, तो ये बोलिविया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है। यहां इस एंडीज पर्वतमाला के गिरिपाद में स्थित है। तो गिरिपादीय पठारों के रूप में हमें एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। हालांकि पठारों के अंतर्गत भी हम इसी तरह से विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें पर्वत और पठार एक साथ पूछे जाते हैं। और सामान्यतः पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल ये चारों एक साथ ही पूछे जाते हैं। अब देखिए यहीं पर हम बात करें तो यहां पे जो एक मरुस्थल है इसे कहा जाता है आटाकामा। आटाकामा यह भी चिली में है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहां पे मरुस्थलीय दशाएं क्यों हैं, इसका हमें कारण पूछा जाता है। और वह कारण जो है वह है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। तो यहां से इस प्रकार के मरुस्थल हैं, कहां हैं, किस पर्वतीय क्षेत्र में हैं, या वहां पे मरुस्थलीय दशाओं का कारण क्या है, इन सब के बारे में हमें पूछा जा सकता है। तो हम हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो क्लियर हो चुका होगा कि एंडीज पर्वत क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका में एक ही प्रमुख पर्वत है, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा, और उत्तर से दक्षिण यहां फैला हुआ है। और यह जो है कोलंबिया से शुरू होता है और चिली तक यह फैला हुआ है, जिसमें कोलंबिया है, इक्वेडोर है, आपके पेरू है, चिली है, ये कई देशों में से विस्तृत होने के कारण विश्व का सबसे लंबा और एकांकगुआ, जो कि एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इन्हें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और प्रश्न वे ही पूछे जाते हैं जिनकी कोई न कोई विशेषता हो या फिर वर्तमान में चर्चित हो। और दूसरा यह है कि हाल ही में जो भारत में G20 का जो आयोजन संपन्न हुआ है, जो भारत जिसकी G20 की अध्यक्षता अभी हाल ही में की है, अगला जो G20 का सम्मेलन जो
2021 के रूप में होने वाला है। कहां होने वाला है? वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में, जहां पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, और जहां पे पहली बार बायोडायवर्सिटी के लिए प्रयास किया गया था। बायोडायवर्सिटी की शुरुआत जो है इसी रियो डी जेनेरियो में हुई है, और जलवायु परिवर्तन के लिए कई जो मुद्दे उठाए गए वह सभी यहीं से उठाए गए। मरुस्थलीकरण को जो परिभाषित किया गया है, अब देखिए जो पर्यावरणीय आपके मुद्दे हैं, चाहे वो मरुस्थलीकरण हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, उनके अधिकांश प्रश्न आपको रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन से पूछे जाते हैं। पृथ्वी को बचाने का सबसे पहला प्रयास यहीं पर किया गया है। जबकि स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन हुआ जो 5 जून 1972 को हुआ, इसलिए हम 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहां पर 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो कहीं ऐसे जो है करंट के मुद्दों के साथ हमको इनको पढ़ना है, और हमें करंट के साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों यह पूछा जाएगा, किस कारण पूछा जा सकता है। क्योंकि यह रियो डी जेनेरियो विश्व का एक अद्भुत शहर, भव्य शहर के रूप में भी जाना जाता है, और ब्राजील में, और ब्राजील का संबंध किससे? दक्षिण अमेरिका से, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप का भाग नहीं है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? G20 को यदि हम आधार बनाएं सबसे पहले, तो G20 के दिल्ली समझौते के अंतर्गत अफ्रीकन यूनियन में, जिसमें 55 देश हैं, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, उस पूरे 55 देशों के समय जिन्हें अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है, उसे हाल ही में G20 में स्थायी सदस्यता दी गई है। और स्थायी सदस्यता की जो प्राथमिकता जो भारत के द्वारा की गई वह कहीं न कहीं सफल हुई है। अब G20 नहीं, G20+1 21 हो चुका है। तो इसीलिए अफ्रीका को लेके, दक्षिण अमेरिका को लेके भारत दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपियन, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और भारत के बीच में कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये जो क्षेत्र है यहां हमारे एग्जाम्स के प्रश्न बनने वाले हैं, और मैं उसी के आधार पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां जो है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि अफ्रीका पूरे महाद्वीप को ही G20 का सदस्यता बना दिया गया है, क्योंकि 55 देश हैं, अफ्रीकन यूनियन को सबको जोड़ा गया है, तो इसीलिए कौन सा अफ्रीका का भाग नहीं है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ड्रेकन्सबर्ग की। ड्रेकन्सबर्ग जो है यहां दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। एटलस पर्वत यहां मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है, इसीलिए जो है यहां भी अफ्रीका का भाग है। जलोन पर्वत यहां नॉर्वे और स्वीडन के मध्य है। नॉर्वे और स्वीडन यहां कहां पर है? यूरोप के भाग है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। और इसके बाद जो है वह है लोमा पर्वत, यहां गिनी और सियरा लियोन के में है। तो इस तरह से हमें अफ्रीका में कौन से पर्वत हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन से मरुस्थल है, उन पर हमें बात करनी है। तो देखिए अफ्रीका में आपके 3 पर्वत तो क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से। इसके अलावा यहां पर्वतों की बात करेंगे तो यहां पर एक तो मिलेगा आपको किलिमंजारो, किलिमंजारो जो कि तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत यही है किलिमंजारो, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दूसरा है केन्या पर्वत। केन्या पर्वत यहां केन्या में है।
तीसरा यहां पर जो है वह है कैमरून पर्वत। यहां भी कहां पर है, कैमरून में है। और यहां तीनों ही जो पर्वत है, यहां तीनों ही ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि संग्रहित पर्वत है, जिसमें कैमरून जो पर्वत है यहां एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पर्वत हैं वहां इन्हीं में से आपसे पूछे जाने की संभावना है। और इसमें भी देखिए ड्रेकन्सबर्ग पूछने की संभावना ज्यादा है। क्यों है कि ड्रेकन्सबर्ग कहां पर है, हमने कहा दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप का देश है दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 5 देश हैं, बी ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। अब इसमें से रसिया और चाइना ने जो है G20 में राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग नहीं लिया, भाग तो लिया लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, स्वयं राष्ट्र अध्यक्ष इन जो है ब्रिक्स के G20 में नहीं आए थे। और इसीलिए ब्रिक्स को भी जो है अभी हाल ही में विस्तार करने की बात की गई, जिसमें 6 नए देश जोड़े जाएंगे, जिसमें अर्जेंटीना, अफ्रीका का अर्जेंटीना जो कि ब्रिक्स का सदस्य होगा, उसी तरह से ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। इस तरह से देशों को जो है ब्रिक्स की सदस्यता दी गई है, जो करंट में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ तो केवल ब्रिक्स को ही नहीं पढ़े, ब्रिक्स के संबंध में जो देश है उनका संबंध हमारे सिलेबस में कहां पर है, तो अर्जेंटीना की बात करेंगे तो पंपास जो है घास के मैदान है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है या पेंटागोनिया का पठार है, ग्रैंड चाको के नाम से जो कि क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमें हर एक को करंट के साथ जोड़कर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एकदम आपको क्लियर हो चुका होगा कि अफ्रीका क्यों पूछा जाने वाला है। और अफ्रीका में नदियां, पठार, पर्वत, मरुस्थल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ के जो है घास के। तो हर एक महाद्वीप को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम पर्वतों की बात करें तो जितने भी पर्वत हैं उनको हम चाहते हैं कि एक ही साथ हम लोग अध्ययन कर लें कि किस तरह से हमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए यहां पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसमें अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हम बात करते हैं एटलस पर्वत की। यहां है एटलस पर्वत, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह यहां मोरक्को देश है, यहां पर है, इसका नाम है माउंट टुपकले। यहां 3 देशों में है, ध्यान रखना, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। इसके बाद देखिए यहां देश जो है, यहां तो है गिनी और यहां है सियरा लियोन। इन दोनों के बीच में सीमा पर एक पर्वत है, इसे कहा जाता है, यहां है कैमरून, यहां पर है कैमरून पर्वत। यहां है केन्या, यहां पर है केन्या पर्वत। यहां केन्या और तंजानिया की सीमा पर किलिमंजारो, और यहां पर है
ड्रेकन्सबर्ग। तो इस तरह से जो कि दक्षिण अफ्रीका में, तो यहां अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पर्वत हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने बात की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असंगत है। ए अलास्का पर्वत, बी रॉकी पर्वत, सी सियरा नेवेदा, डी अपलेशियन पर्वत। अब समझना यहां से, सबसे पहले तो देखिए अलास्का पर्वत यहां अलास्का यूएसए में है, रॉकी पर्वत यहां भी यूएसए में है, सियरा नेवेदा यहां भी यूएसए में है, और अपलेशियन यहां भी यूएसए में। पहले तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं दूसरा। अलास्का यहां वलित पर्वत हैं, यहां भी वलित पर्वत हैं, यहां ब्रंसोद पर्वत हैं, और यहां अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, सियरा नेवेदा जो है वह असंगत है, क्योंकि सियरा नेवेदा एक ब्रंसोद ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे लंबा ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो कि कहां पर है, यूएसए में। बाकी सभी वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें अलास्का और रॉकी पर्वत या पश्चिमी कार्डिलेरा के अंतर्गत आते हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत यहां यूएसए के पूर्वी तट पर है। अब देखिए समझना, इनको मानचित्र में यदि हम देखेंगे तो किस तरह से यह दिखाई देते हैं। यहां है पूरा उत्तरी अमेरिका। अब देखिए इसमें एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो पर्वत श्रेणी है इसे कहा जाता है अलास्का। अलास्का श्रेणी, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसका नया नाम कर दिया गया है माउंट। अब हमें ऊंचाई याद नहीं करनी कि कितनी है, क्यों ऊंचाई हमें आरएस जैसे एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पूछा था कि कौन सी कहां संबंध किससे। यहीं से शुरू होती है रॉकी पर्वत, यहां है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। यहां पर जो है यहां है अपलेशियन, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। और यहां पर जो है एक पर्वत है, इसे कहा जाता है यहां कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। बाकी यहां सभी क्या है, वलित पर्वत है। इस तरह से अफ्रीका में, सॉरी उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख पर्वत है, इसके अलावा यहां पर आते हैं, तो यहां पर हैं सियरा मांद्रे, जो कि पूर्वी और पश्चिमी सियरा मांद्रे के नाम से जाने जाते हैं, मैक्सिको के अंतर्गत हैं। और यहां पर कनाडा में आते हैं, तो यहां पर है मैकेंजी श्रेणी है। और अलास्का में यहां पर जो है ब्रुक्स श्रेणी है। यहां पर कोस्ट रेंज है जो कनाडा में है, और यहां पर कॉस्केड। इस तरह से हमें उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के बारे में पूछा जाए तो ब्रुक्स श्रेणी है, अलास्का, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना अलास्का श्रेणी जो है यहां अलास्का में यूएसए का भाग है। मैकेंजी श्रेणी यहां कनाडा में है, कोस्ट रेंज यहां कनाडा में है, जबकि कॉस्केड यह कनाडा और यूएसए में है।
सियरा नेवादा यूएसए में है, रॉकी जो है कनाडा और यूएसए में है, अपलेशियन यूएसए में है, सियरा मांद्रे जो है पूर्वी और पश्चिमी सियरा मांद्रे के नाम से जानते हैं, यह मैक्सिको में है। तो इस तरह से हमें उत्तरी अमेरिका के पर्वतों को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है सियरा नेवादा, जो कि ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण माना जाता है। और हालांकि यहाँ के अधिकांश प्रश्न जो आते हैं वह यहाँ की ग्रेट लेक्स को लेके आते हैं, यहाँ के घास के मैदानों को लेके आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के प्रमुख पठार, जिसमें जो है इटास्का का पठार है, यूकॉन का पठार है, उनको लेके प्रश्न पूछते हैं। तो हम हर एक को इसी तरीके से मानचित्र के अनुसार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। चलें आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फ्रांस की सीमा का निर्धारण नहीं करता है? ए पिनेरिज पर्वत, बी ऑल्पस पर्वत, सी जलोन पर्वत, डी वॉस्जेस पर्वत। अब समझना यहां से, यहां है फ्रांस, यहां है फ्रांस, एक एक पॉइंट समझना। यहां पर एक पर्वत है और यहां देश है जर्मनी। यहां पे जो पर्वत है इसे कहा जाता है जो कि किसके मध्य है? फ्रांस और जर्मनी के। उसके बाद यहां पर एक पर्वत है, इसे कहा जाता है जूरा पर्वत, और यहां पर जो देश है उसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड, और यहां जो पर्वत है यहां कहलाता है जूरा पर्वत। इसी तरह से आगे चलते हैं तो यहां पर एक पूरा पर्वत है और यहां पर देश है इटली, और यहां पर्वत है ऑल्पस, और एक पर्वत यहां पर है और यहां पर देश है स्पेन, इसे कहा जाता है। अब देखिए पिनेरिज पर्वत यहां फ्रांस और स्पेन के मध्य है, तो फ्रांस की सीमा बनाता है। ऑल्पस पर्वत यहां फ्रांस और इटली के मध्य है, सीमा बनाता है। जलोन पर्वत यहां नॉर्वे और स्वीडन के मध्य है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। और वॉस्जेस पर्वत यहां फ्रांस और जर्मनी के मध्य। तो ये ध्यान रखना कि फ्रांस और उसके आसपास के जितने भी देश जो पर्वतों से जुड़े हुए, इनको लेके प्रश्न पूछा जाता है। और फ्रांस के बीचों बीच में जो एक पठारी है, क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है सेंट्रल मैसिव। सेंट्रल मैसिव यहां कहां पर है? फ्रांस में है। और जर्मनी में जो है एक पर्वत है जिसे कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट यहां जर्मनी में है। तो इस तरह से यहां हमें पर्वतों को लेके अब विशेष रूप से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वह यूरोप के और एशिया के पर्वत पूछे जाते हैं। और एशिया के जितने भी पर्वत हैं उन सभी को पठारों के संदर्भ में पूछे जाते हैं कि एशिया के जितने भी पठार हैं वह अंतः पर्वतीय पठारों में से हैं, यानी कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में हैं, चाहे वह आपके एनातोलिया का पठार हो, चाहे वह आपके ईरान का पठार हो, ठीक है, ईरान में जो पठार है वह हो, चाहे वह चाइना में पठार हो, और चाहे वह तिब्बत का पठार हो। अधिकांश पठार जो है वह आपके किसे अंतः पर्वतीय पठार है, चाहे वो पोतवार का पठार भी क्यों ना हो। तो इसीलिए ध्यान रखना, पठारों के प्रश्न वह एशिया महाद्वीप से आते हैं अधिकांश, और पर्वतों के जो
प्रश्न है वहां सबसे ज्यादा जो आते हैं वहां यूरोप महाद्वीप से आते हैं। इसलिए यूरोप महाद्वीप के जितने भी पर्वत हैं उनको बहुत अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। तो देखिए यूरोप के बात करें तो यूरोप में कौन से पर्वत हैं, उनसे पहले एक प्रश्न की बात करें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से यूरोप महाद्वीप के प्रश्न आते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, एशिया तथा यूरोप की सीमा का निर्धारण करने वाली भौगोलिक संरचना की पहचान कर सही कूट का चयन करें। कि ऐसी कौन सी भौगोलिक संरचना जिसमें देखिए पर्वत भी होगा, पठार भी होगा, मैदान भी होगा, मरुस्थल भी होगा, झील भी होगी, नदियां भी होगी। कोई भी भौगोलिक संरचना जो एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है उसकी पहचान करके आपको बताने की कौन कौन सी करती है। अब इसके लिए आपको सिर्फ एक मानचित्र अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए समझना, यहां एशिया और यहां यूरोप। अब इसको अलग करने वाली संरचनाओं में बात करें तो सबसे पहले तो एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं यूराल पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया के मध्य है। इसका मतलब है यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया के मध्य है, यहां कई बार पूछा गया। इसके बाद यहीं से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है यूराल नदी, यहां है यूराल नदी। यूराल नदी जहां जाके गिरती है वह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के आगे आएंगे तो एक और सागर आएगा जिसे हम कहेंगे काला सागर, ब्लैक सी। और काला सागर और इन दोनों के बीच में एक पर्वत है जिसे कहा जाता है कॉकेसस पर्वत। तो इस तरह से देखिए यूराल पर्वत करेगा, कैस्पियन सागर करेगा, कॉकेसस पर्वत करेगा और काला सागर करेगा। यहां सभी जो है किसका, यूरोप और एशिया का क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। अब आती है आमूर नदी। अब देखिए आमूर नदी जो है यहां चीन और रूस की सीमा बनाती है, और वह कौन सा रूस, एशियाई रूस। आमूर नदी चीन और एशियाई रूस का सीमा बनाती है। और अभी हाल ही में यदि आपने G20 को देखा होगा, G20 का यदि आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो वहां पर एक सबसे प्रमुख बात क्या थी कि चाइना के जो है राष्ट्रपति वहां भारत में G20 में भाग लेने क्यों नहीं आए। तो इसका सबसे प्रमुख कारण था चीन के द्वारा जारी किया गया अपना नया मानचित्र, नया नक्शा। और उस नक्शे में उन्होंने अपने आसपास के जो पड़ोसी देश थे उन पड़ोसी देशों की सीमाओं को भी अपने देश में दिखाया, और इसका रूस ने जो है सबसे ज्यादा विरोध किया। और इसके संबंध में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में यह कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने चीन को इसके संबंध में काफी कुछ कहा है। अब पुतिन का नहीं आना सबसे बड़ा कारण था यूक्रेन युद्ध, लेकिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत नहीं आना सबसे बड़ा कारण है चीन की विस्तारवादी नीति। और इसी के परिणाम स्वरूप चीन और चीन के पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो ताइवान को लेके हो, चाहे वो रशिया को लेके हो, चाहे तो भारत को लेके हो, विवाद है। तिब्बत को लेके देखा होगा कि विवाद बना हुआ है। और इसीलिए जो है आमूर नदी को लेके भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यह चीन और रशिया की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, हालांकि एशियाई चीन की बात, एशियाई रशिया की बात नहीं करेंगे, रूस और चीन के राष्ट्रपति जो है भारत नहीं आए। तो आमूर नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आमूर नदी ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में है, यूरोप में नहीं है, एशिया महाद्वीप में चीन और रशिया की सीमा बनाती है। तो 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 सीमा बनाएंगे, 4 जो है वह सीमा नहीं बनाएंगे। तो यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि किस तरह से हमें वर्तमान भू राजनीतिक दृष्टि से जो भी चर्चित मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको आधार बना के हमें सिलेबस में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना आरएस जैसे एग्जाम्स में
जो प्रश्न आते हैं वह सामान्यतः करंट से आते हैं, और इसीलिए विशेष रूप से ध्यान रखना कि जितने भी विश्व में चर्चित मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, उनको हमारे सिलेबस ज्योग्राफी से जोड़ के जरूर पढ़ना, क्योंकि करंट जितना भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय करंट है, वह सब ज्योग्राफी से पूछा जाता है अधिकांश प्रश्न। आपने यदि पुराने पेपर का विश्लेषण किया हो तो जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें से अधिकांश प्रश्न करंट से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, और इसीलिए ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है तो आपको अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के बारे में अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑरेंज फ्री स्टेट आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले अभी आसियान का सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में, तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंडोनेशिया से आसियान का सम्मेलन हुआ है। इसी प्रकार से आपसे पहले G7 का सम्मेलन हुआ था जापान में, उसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। पपुआ न्यू गिनी की मोदी की यात्रा है, मिस्र की आपकी यात्रा है, यूनान की यात्रा है, ये जितने भी यात्राएं हैं ये यात्राएं नहीं पूछ के यहाँ की ज्योग्राफिकल जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां से इसलिए बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो एक आपने देखा होगा इंडो ईस्ट एशिया यूरोप के लिए एक कॉरिडोर, जिसमें 8 देशों ने जो है सहमति दी है, 8 देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसमें फ्रांस भी है, यूरोप भी है, सॉरी अपने यूरोप के देश भी है, रशिया भी है, उसके साथ साथ अपने ये अमेरिका भी है, भारत भी है। भारत के नेतृत्व की बात करते हैं तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे मैं आपको कारण बता रहा हूं, क्योंकि कई वो विद्यार्थी यहां से पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रश्न की जो है अब इसमें जो भी कार्य होगा अब वह कैसे होगा, उसमें देखिए कैस्पियन सागर को लेके आप याद रखना कि कैस्पियन सागर आप विशेष रूप से पढ़ के जाना कि कैस्पियन सागर के आसपास कौन से देश हैं, चाहे वो एशिया के हैं चाहे वह आपके यूरोप के। अब देखिए बात करेंगे कॉकेसस, यहां जॉर्जिया में है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है कमेंट्स करके कि कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है यहां कॉकेसस पर्वत या यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यहां जॉर्जिया में है यूरोप में, और यह यूरोप और एशिया के मध्य है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, आपने यदि भारत के परिवहन गलियारे पढ़े होंगे, मैं कुछ चीजें इसलिए बताना चाहूंगा कि आपने यदि भारत के परिवहन गलियारे पढ़े होंगे तो एक पढ़ा होगा आपने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। यहां विशेष रूप से आप पढ़ के जाना अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। यहां शुरू कहां से होगा? मुंबई से। मुंबई से यहां कहां आएगा? ईरान। ईरान से यहां कहां जाएगा? अजरबैजान। अजरबैजान से यहां कहां जाएगा? मॉस्को। और मॉस्को से यहां कहां जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग। अब देखिए यहां जो है मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग, यह पूरा एक औद्योगिक शहर है और इसमें यहां मल्टी मोड है, यह ध्यान रखना। मल्टी मोड, मल्टी मोड का मतलब है इसमें रेल परिवहन भी है और जल परिवहन भी है और सड़क परिवहन के रूप में भी इसका विकास किया जाएगा। और यही जो है यूरोप, इंडिया और ईस्ट एशियाई जो कंट्रीज है, पश्चिमी एशिया के देश हैं, उनके बीच का जो यह कॉरिडोर के रूप में जो है निर्माण किया जा रहा है। इसकी चर्चा बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन इसको अंतिम रूप जो है अभी दिल्ली समझौते के अंतर्गत G20 में दिया गया है और इसी को आधार बना के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो अजरबैजान का हो, चाहे वह ईरान का हो, यहां के बंदरगाह, और विशेष रूप से कैस्पियन सागर। एक तो कैस्पियन सागर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और एक काला सागर,
यह सब झीलों के रूप में हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसके सारे कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, जिसमें यूरोपियन देश कौन से हैं, एशियाई देश कौन से हैं, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। अब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से जब प्रश्न आएगा कैस्पियन सागर का, तो वहां सदैव एशिया और यूरोप के देशों से आएगा, एशिया और यूरोप के। हालांकि जब हम झीलें पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैस्पियन सागर को कैसे पूछा। और जब काला सागर का प्रश्न आएगा तो यहां पर ध्यान रखना यूरोपियन देश पूछेगा कि यूरोपियन देश जो है वह कौन से, और इसमें भी विशेष रूप से कौन से, बाल्कन कंट्रीज, कि बाल्कन देश कौन कौन से हैं जिसकी सीमा काला सागर से लगती है। बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन देश जिसकी सीमा लगती है। तो यह भी ध्यान रखना कि कौन सा देश जो है वह सीमा बनाता है। हालांकि इनके बारे में विस्तार से मैं झीलों को पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा कि किस तरह से झीलों को देश के साथ, महाद्वीपों के साथ जोड़ के पूछा जाता। तो शायद यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि पर्वतों को लेके क्या प्रश्न। अब इसमें हमने एशिया महाद्वीप के पर्वतों को शामिल नहीं किया है क्योंकि एशिया महाद्वीप के पर्वत, अधिकांश पर्वत पठारों के संदर्भ में पूछे जाएंगे। इसलिए जब हम पठार पढ़ेंगे तो उस समय एशिया के महाद्वीप के पर्वत और पठार दोनों को सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा कि कौन सा पठार, चाहे वो एनातोलिया का पठार हो, चाहे वो ईरान के जो पठार हो, चाहे वो चाइना के पठार हो, यह सभी पठार अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन से पर्वतों के मध्य हैं उसको लेके प्रश्न बनेंगे, तो उनके बारे में हम अलग से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें एशिया के पर्वत और विश्व के प्रमुख पठारों की बात करेंगे। विश्व के जितने भी प्रमुख पर्वत जो पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और आप इस क्लास के बाद अपने व्यूज जरूर दें, कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसे लगी, किस तरह से हम क्लास को बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि यही समय है, कहते हैं ना, यह अंतिम समय है। और इस अंतिम समय में हमें अच्छे से हर एक टॉपिक को केवल समझना है, रटना नहीं है, केवल समझ के वर्तमान के साथ जोड़कर पेपर पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। तो निश्चित रूप से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।